नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की खास खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की सुर्खियों के साथ। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर एससी में 21 जुलाई को होगी सुनवाई। 2024 के लिए विपक्ष का महाजुटान हुआ। आज विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे पवार। पीएम मोदी 27-28 जुलाई को जाएंगे गुजरात। राजकोट के नए एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का बेंगलुरु में हुआ निधन। 79 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। कुछ समय से चल रहे थे बीमार। सीमा सचिन ने करीब 10 घंटे किया यूपी एटीएस के सवालों का सामना। नोएडा के बाद अब दिल्ली लेकर गई टीम। हिमाचल में बारिश से मची तबाही में अयोध्या से कुल्लू गए एक ही परिवार के 11 लोग हुए लापता। तेलंगाना में काजीपेट में 32 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की हुई शिकार। अस्पताल में किया गया भर्ती। हिमाचल में आपदा पीड़ितों के लिए घोषणा। जिनके घर टूटे उन्हें 1 लाख और पशुओं की मौत पर 25,000 रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई। 400 हिंदू पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर दागे जाने के बाद लिया गया फैसला। एनडीए की आज दिल्ली में हुई बैठक। हुई 38 पार्टियां शामिल। पहली बार एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी हुए शामिल। मणिपुर में सरकारी कर्मचारी ऑफिस आने को तैयार नहीं, क्योंकि मैतेई समुदाय के इलाके में ही है सरकारी दफ्तर। कुकी कर्मचारियों को जाने से लग रहा है डर। साल 2030 से पहले तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। हिंडेनबर्ग का मकसद रेपुटेशन गिराकर मुनाफा कमाना था, एजीएम में बोले गौतम अडानी। तो ये थी कुछ दिन भर की सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। फरीदाबाद में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसे जय श्री राम सीनियर ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया गया। दरअसल जिसके मुख्य आयोजक जय श्री राम स्पोर्ट्स सिटी के सौरभ सिंह थे। ये नाइट महिला क्रिकेट टूर्नामेंट पदमाया खेल मैदान सेक्टर 88 में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजेश नागर ने शिरकत की और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में पदक विजेता दीपक कुमार ने भी शिरकत की। करना, सबको मोटिवेट करके एक ग्राउंड में लाना, जहाँ पे जय श्री राम स्पोर्ट्स सिटी और जय श्री राम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हेल्प किया हमें। और हम एज ए पदमाया स्पोर्ट्स, हम इस स्कूल में KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल में हमारा ये मेन सेंटर है और स्कूल ने हमें बहुत कुछ अलाउंस दी। स्कूल ने हमें हेल्प किया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन्स क्रिकेट खेलने के लिए सबको मोटिवेट करें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और विमेंस टीम के देखने के लिए डबल ऑडियंस अवेलेबल होती है, तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। और आज फाइनल है तो आप माहौल देख सकते हैं। प्लस अभी तक हम अपने हस्बैंड्स को चीयर करने आते थे, तो ये अच्छा लगता है कि अब हमारे हस्बैंड्स हमें चीयर करने आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं। और जो इस तरह के टूर्नामेंट हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में हो रहे हैं और ये हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, इनको भी मौका मिल रहा है, अपना एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलने का। और इस तरह के टूर्नामेंट होते रहे। मैं इस आयोजकों को बोलूँगा कि जो भी हेल्प हमसे चाहिए और किसी तरह का भी कोई प्लेटफॉर्म या ग्राउंड या कुछ अरेंजमेंट चाहिए, वो हम अपनी तरफ से इनको मुहैया कराएंगे। जैसा देखा गया है देश दुनिया में, हरियाणा की बेटियों ने पहलवानी में मेडल जीते हैं, लेकिन क्रिकेट में कहीं ना कहीं कमी रही है। हालांकि अब कुछ नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, तो क्या फरीदाबाद से भी कुछ ऐसे महिलाओं का नाम आना तय रहेगा हरियाणा की टीम के लिए, इंडिया की टीम के लिए, जो इस तरह का ही प्रोत्साहन, मतलब इस तरह का क्रिकेट में अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए सरकार तलवार, मोहित शर्मा, राकेश रत्रा और आपका विजय यादव, बहुत कई हमारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो हमारी नेशनल टीम में खेले हैं और जिन्होंने देश में विदेश में हमारा नाम रोशन किया है। अब हमारी महिलाएं भी आगे आ रही है और ये जिस तरह से यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है, इससे हमारी जो और बच्चे हैं, जो युवा हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जो यंग बच्चे, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि उनको देखकर वो भी एक इस खेल में खेलें। और हमारे यहाँ हमारी सरकार हर जगह कई एकेडमी और कई कोचेज़, कई ग्राउंड बना रही है हर ज़िले में, और उससे एक इनको बूस्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और आगे हमें उम्मीद है कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ आगे इंडिया में हमारे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा के हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद जहां दिल्ली में आफत मची हुई है, वहीं फरीदाबाद के लोगों को भी इस आपदा का
कहर झेलना पड़ रहा है। यमुना से आए अचानक उफान के बाद यमुना ने अपना वही पुराना प्रचंड रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, फसलें नष्ट हो गई है। तो वहीं अब बाढ़ का पानी उतरने के बाद फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों से शव मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पहला शव फरीदाबाद के दुल्हेपुर में तो दूसरा शव लतीपुर गांव में मिला, जिनकी बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हुई है। फिलहाल दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा दिया है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम वीरपाल है जी। वीरपाल जी कौन है ये मृतक, क्या नाम है उनका? अजीत है जी। बेटे हैं आपके? मेरे बेटा अभी बड़ा कितनी उम्र है लगभग? ये 26 साल में। 26 साल के। क्या हुआ, कैसे मौत हुई उनको, पता चला आपको? कुछ नहीं जी, खाने कमाने निकला था, थोड़ा मामूली से वो मोटी बुद्धि का था जी। यहाँ कोई बाढ़ आ गई जी, उसमें हमें कल पता पड़ी है जब ऐसे बात हुई। क्या हुआ है? जी सर, बाढ़ आई है। हमारा गांव छोटा सा नीचे इलाके में है हमारा गांव। 2010 में बाढ़ आई तो भी डूब गया, 2013 में बाढ़ आई तो भी डूब गया, अब 2023 में बाढ़ आई, अब तो कुछ बचा ही नहीं घर मकान से। ये हमारा भाई जो है वहाँ से अपनी बीवी बच्चन ने लेके गांव सऊपुरा में वहाँ निकल आया, फिर ये अपने घर देखने फिर दोबारा चला गया वहाँ। जैसे मकान के पास ये पहुँचा, एकदम दीवार गिरी, उसी में दब गया। एक इसके संग और था, उसको चीख सुनाई दी, वो पहुँचा इतनी देर में। इसका ये लड़का है, ये भी फिर पहुँच गया 40 किलोमीटर। हर बार तबाही झेलता है? तबाही। सर, बाढ़ का पानी उतरने के बाद 2 शव मिले हैं, क्या है पूरा मामला? गांव रतीपुर से सूचना मिली थी कि दर्शन सिंह की मौत हो गई है, जिसकी कार्रवाई के लिए मैं मौके पर गया था। तो लतीपुर गांव में जमुना नदी की बाढ़ आई हुई है, जहां से प्रशासन ने सभी गांववासियों को गांव से बाहर निकाला है। अरुआ में राहत कैंप लगा हुआ है, उसके अंदर ठहरे हुए हैं। जो दर्शन सिंह अपने घर की देखरेख करने के लिए अपने गांव चला गया था, जहां पर मकान की दीवार गिरने से दर्शन सिंह की मौत हो गई। तो परिवार वालों ने शिकायत दी है और पुलिस कार्रवाई की जा रही है। दूसरा अजीत भी। फरीदाबाद के सेक्टर 10 स्थित कांग्रेस कार्यालय में फरीदाबाद के बाढ़ पीड़ितों को लेकर महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कहा उन्होंने, देखिए एक रिपोर्ट। सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों तक पहुंचे, ऐसे समय पे राहत दे और साथ ही साथ उन लोगों के बीच रहे। सत्ता में बैठे हुए लोग भाजपा सरकार के विधायक से लेके उनके जो एमपीज हैं, वो अपने अपने इलाकों में अपने अपने घरों में मस्त है। उनको जनता की कोई पड़ी नहीं है। लोगों ने, ये महिलाओं ने रोते रोते कहा है हमें कि हम तक कोई राहत सामग्री नहीं, हम तक पानी भी अगर किसी ने पहुंचाया तो ये जो लोग सत्ता में नहीं है, कई एनजीओज ने, कई कांग्रेसियों ने, कई महिला कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के, NSUI के, यहाँ के प्रदेश के कांग्रेस के लोगों ने और कई एनजीओज ने हमें राहत दिलाए, पर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने टी-शर्ट पहनाने का काम किया। मैंने कई लोगों से पूछा कि अच्छा, आप भाजपा के टी-शर्ट पहन रहे हो, अच्छी बात है, भाजपा ने आप तक राहत तो पहुंचाया, वो ठीक है, क्या नहीं, हमें कुछ नहीं। मैंने कहा ये टी-शर्ट ये हमें पहना के गए हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रचार। सही मायने में जो लोगों के पेट के अंदर, जो लोगों को पानी मिलना चाहिए, जिन लोगों का घर टूट गया है, जिनका घर बह चुका है, उन तक कोई राहत का ना तो समाचार, ना कोई उम्मीद है उनके पास। 17 जुलाई सोमवार को इनर व्हील क्लब स्वयं सिद्धता की तरफ से डिस्ट्रिक्ट 301 के राहत प्रोग्राम के साथ दिल्ली के बाढ़ ग्रस्त लोगों की मदद की गई। बता दें कि सोसाइटी के काफ़ी लोगों ने इसमें अपना अलग अलग तरह से योगदान दिया। वहीं क्लब की प्रेसिडेंट नमिता टायल ने बताया कि डॉक्टर साक्षी हंस ने इसमें पहल की, आगे आई और कारवा बनता चला गया।
कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने बल्लभगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए नगर निगम के 200 करोड़ घोटाले की फिर याद दिला दी और कहा कि अब तक इस घोटाले की जांच को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही कहा कि बताया जाए कि किस किस अफसर ने नगर निगम के ठेकेदार सतवीर से गाड़ियां ली और विदेश यात्राएं की। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में 184 करोड़ रुपए बताए गए हैं, जिसमें बल्लभगढ़ विधानसभा के 160 करोड़ रुपए शामिल हैं। सतवीरा ठेकेदार ने निकाले, उनमें से लगभग 150 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बल्लभगढ़ विधानसभा का गया है। और अभी हमारी रिसर्च टीम ने 2 वार्डों की रिसर्च करी, 38 और 40 की। सिर्फ 1 महीने के अंदर 35 करोड़ रुपया उन 2 वार्डों में गया। मेरा प्रश्न है यहाँ के मंत्री जी से, स्थानीय विधायक से, कि आपकी इतनी सजगता थी, उसके रहते हुए इस तरीके के घोटाले कैसे हुए? आप चुप कैसे हैं? सतवीरा के अकाउंट सार्वजनिक किए जाएं कि अभी तक 3 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं। टोटल कितनी गाड़ियाँ उसके अकाउंट से खरीदी गई, वो गाड़ियाँ कहाँ गई, किसने चलाई, किसने इस्तेमाल की, वो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं? सतवीरा किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहा है, आप ये बता दीजिए। सरकार की सरपरस्ती में फल फूल रहा और किसकी में फूलेगा? नीरज शर्मा की में थोड़ी फूलेगा। नीरज शर्मा फुलाता तो इतनी आवाज़ थोड़ी लगाता, या सतवीरा के खिलाफ कपड़े उतारता है, अपने जूते चप्पल उतारता। भ्रष्टाचार रूपी दानव, चाहे वो सतवीरा के रूप में हो, चाहे साध्वी के रूप में हो, चाहे किसी और के रूप में हो, सारा का सारा इस सरकार के मंत्रियों के और इस सरकार की रहनुमाई में ही फल फूल। दो आरोप आपके तरफ से लगाए गए हैं बड़े, एक तो गाड़ियों को लेकर, एक टिकट को। ये किसके लिए टिकट कराई गई, आपको कोई जानकारी है? गाड़ी किसके लिए दी गई, वो कोई जानकारी आपको है? मेरे पास जानकारी है, वो मैं जरूर दूंगा। पहले तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, सरकार सार्वजनिक करे, सरकार क्या कहती है? नहीं, आप सरकार भी तो बताएं। आप आरोप लगा रहे हैं, आप स्पष्टीकरण आप बताइए ना, सबूत दीजिए। एक बड़े मंत्री पर, सरकार पर एक आरोप। मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार उसके अकाउंट सार्वजनिक करे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन सी कंपनी के नाम से गाड़ी की पेमेंट गई है? सब दूध और पानी क्या है आप ही बता दो। दूध और पानी क्या है आप ही बता दो सर। बता दूंगा बहुत जल्दी। नहीं विधायक साहब, आप लगातार चाहूँगा कि इस विषय पे सरकार अपना पक्ष दे दे। सरकार गलत पक्ष देगी तो मैं सही पक्ष भी पेश करूँगा। घोटाला तो वैसे अभी तक 200 करोड़ की बात चल रही थी। मेरा मानना है कि 200 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि रिकॉर्ड जलाया गया और बार बार सही तथ्य पेश नहीं किए गए, सही जांच नहीं की गई। तो सीएजी ने जो माना है 184 करोड़ का, मैं उस पर ही नीरज शर्मा जी की तरह उस पर ही टिकती हूँ कि 184 करोड़ का भी घोटाला यहाँ कैबिनेट मंत्री फूलचंद शर्मा जी की नाक के तले हो रहा है, तो इनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? मैं इनसे इस्तीफे की मांग करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती है। ये सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इनके खुद के जो इतने होटल पर होटल खुले जा रहे हैं, मैं उसकी भी जांच की मांग करती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 4 ईंट भी लगा ले तो विपक्ष का नेता हो तो ईडी के छापे पड़ जाते हैं। अरे इनके ऊपर भी कोई छापे डालने वाला है? इनके इतने जो कामकाज हैं, ये क्या सब दूध के धुले हुए हो गए? अगर सरकार में है तो ये लोग। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।